स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की सीरीज में हम गुप्ता एंड गुप्ता की जो फोर्थ एडिशन है उसमें ऐसे का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आगे वाले जो पोर्शंस हैं उनमें थोड़ा डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। तो वहां पर मैं पहले से सॉल्यूशन नहीं लिख के ला रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो इफेक्टिव तरीका नहीं है समझाने के लिए। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। मैं वहीं पर आपके सामने ही स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगी। तो कैस्टिग्लियानो थ्योरम क्या है, सबसे पहले तो आपके उसके स्टेटमेंट्स पता होना चाहिए। ज्यादा डेप्थ में हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आगे के क्वेश्चंस में देख लेंगे। अभी के लिए आपको डेफिनेशन पता है तो इनफ होगा। दो थ्योरम होती है, एक फर्स्ट थ्योरम होती है और सेकंड थ्योरम होती है। फर्स्ट थ्योरम है, ये कहती है कि अगर डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में स्ट्रेन एनर्जी है उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें फोर्स मिलेगा। इसी तरीके से स्ट्रेन एनर्जी को अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मोमेंट मिलेगा। और इसका उल्टा भी होता है, वो होती है सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम कहती है डेल यू को अगर मैं डेल पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, और डेल यू को अगर डेल एम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे थीटा मिल जाएगा। ये फर्स्ट थ्योरम कहती है, ये सेकंड थ्योरम कहती है। ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, काफी बार पूछा जाता है कि फर्स्ट थ्योरम क्या है। याद रखने के लिए मैं आपको हिंट भी दे सकती हूँ कि फर्स्ट थ्योरम है, इसको याद रखिएगा आप, ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए होती है। एफ फर्स्ट थ्योरम फोर्स के लिए होती है। तो यहां से आपको पता रहेगा ये चीज कि ये वाली आपकी फर्स्ट थ्योरम है। अब ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगी, जहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई हो रहा है वहां पर ये थ्योरम हम लगा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, जैसे कि ये कोई सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पर एक लोड लग रहा है P1, दूसरे में दूसरा लोड लग रहा है P2। तो P1 के कारण डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI। तो डब्ल्यू की जगह P हो जाएगा, तो इसके कारण डिफ्लेक्शन आएगा P1 L क्यूब अपॉन 48 EI। और इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए आ जाएगा, और डेल्टा 1 आया और इसी तरीके से डेल्टा 2 आया, P2 L क्यूब अपॉन 48 EI। अब मैं ये बोल रही हूँ कि दोनों फोर्सेस P1 और P2 एक साथ लग रहे हैं तो डिफ्लेक्शन बताओ। तो आपको इंडिविजुअल फोर्स का पता है तो आप दोनों को जोड़ के बता दोगे कि दोनों फोर्स अगर एक साथ लग रहे हैं तो उस केस में डिफ्लेक्शन होगा वो इन दोनों का सम होगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, और ये एप्लीकेबल होता है स्ट्रक्चर्स में विद इन ए लिमिट। क्या है वो लिमिट, कि एक तो हुक्स लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। हुक्स लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट और या स्ट्रेस है जो स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर है। तो हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। दूसरी ये है कि स्ट्रक्चर में कोई मेजर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जो भी डिफ्लेक्शंस वगैरह आ रहे हैं वो बहुत ही माइनर है। अब ज्यादा डिफ्लेक्शन होने से कैसे इफेक्ट आएगा, कॉलम के केस में आपने देखा होगा, जैसे कि ये कोई कॉलम है। अब इसमें अगर मैं एक्सियल लोड लगा रही हूँ और ये अगर इस तरीके से सिलेंडर कॉलम है और इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया अगर, तो मैंने फोर्स तो एक्सियल ही लगाया है बट ये खुद डिफ्लेक्ट हो गया, इसके कारण यहाँ से जो फोर्स एक्सियल फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो एक्सियल फोर्स के साथ इस पे एक मोमेंट भी लगाएगा। तो अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है और वो ज्योमेट्री चेंज कर रहा है स्ट्रक्चर की, तो उस केस में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है, यहाँ पर आंसर है वो ऑब्वियसली ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। इसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी बोलते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप है वो लीनियर होना चाहिए रिलेशनशिप, और उसी के साथ में डिफॉर्मेशन है वो स्मॉल होने चाहिए। ए में दी है डिफ्लेक्शन आर लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो ये सही है। बी में दी है मटेरियल ओबे हुक्स लॉ। तो गुप्ता एंड गुप्ता की आंसर की में तो आंसर ऑप्शन ए दिया है, बट जहां तक मेरा आइडिया है ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट होने चाहिए क्योंकि सेम ही सिग्निफिकेंस है इन दोनों स्टेटमेंट्स का। सी में दिया है कि अप्लाइड फोर्स का जो एक्शन होगा वो अफेक्टेड होगा जो स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आ रहे हैं उससे। तो ये तो मैंने जो कॉलम वाला केस दिखाया आपको पिछले क्वेश्चन में कि डिफ्लेक्ट हो गया कॉलम, तो जो एक्सियल फोर्स था वो अब एक्सियल फोर्स के साथ में मोमेंट भी एक्ट करवा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। उस केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम नहीं लगा पाते। तो सेम यही चीज है इसमें। सी में जो दिया है कि अप्लाइड फोर्स का एक्शन अगर स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं
उनसे अफेक्ट हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स होते हैं हर एक मेंबर का, उनका अगर सम करेंगे किसी एक जॉइंट पे तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का सम। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आपको पता होना चाहिए, ये होता है स्टिफनेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होगा स्टिफनेस किसी एक मेंबर की डिवाइडेड बाय स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स एट ए जॉइंट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर उस जॉइंट पे मैं मोमेंट एम लगाऊं तो हर एक मेंबर का मैं मोमेंट निकाल सकती हूँ उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर ले रही हूं मैं, इसमें ये वाला है हिंज सपोर्ट है, ये है हिंज सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है और ये वाला फिक्स सपोर्ट है। तो अगर मैं इस जॉइंट पे मोमेंट एम लगा रही हूँ, एम इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये एम सारे मेंबर्स में डिवाइड होगा। किस मेंबर में कितना जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिसाइड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, स्टिफनेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, जिस मेंबर का हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। जैसे आई का निकाल रहे हैं तो डी एफ आई इज इक्वल टू के आई डिवाइडेड बाई सिग्मा के आपका रिप्रेजेंट करता है स्टिफनेस को। अब डी एफ जे अगर निकाल रही हो तो ये होगा के जे अपॉन सिग्मा के, और डी एफ के निकाल रही हूँ, मान लिया कि 3 मेंबर अगर होते, इस केस में मान लिया ये वाला मेंबर नहीं होता, सिर्फ 3 मेंबर होते, तो डी एफ के आपका इक्वल आता के डिवाइडेड बाई सिग्मा के। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, डी एफ आई प्लस डी एफ जे प्लस डी एफ के, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा ऊपर के आई प्लस के जे प्लस के, यानी सिग्मा के ही ऊपर आ गया आपका जो नीचे आ रहा है, तो यानी ये 1 के इक्वल होगा और होना भी चाहिए। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, टोटल एम मोमेंट हमने लगाया है, कौन सा मेंबर कितना लेगा, सारे मेंबर मिला के कितना लेंगे, जितना मोमेंट लग रहा है उतना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का सम है वो इक्वल आएगा 1 के। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टिफनेस वगैरह की टर्म्स यहाँ पर हमने यूज करी है, इनको हम आगे के क्वेश्चंस में समझ लेंगे, इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तब। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक प्रॉपर्टी होती है मेंबर की, जो मेंबर की ई और आई पे डिपेंड करती है और सपोर्ट कंडीशंस पे डिपेंड करती है। और किसी मेंबर की स्टिफनेस जितनी ज्यादा है उतना ही मुश्किल है उसको रोटेट करना। तो अगर यहाँ पे एक और चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये चारों मेंबर अगर हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जॉइंट अगर रोटेट होगा तो डिफ्लेक्टेड शेप कैसी बनेगी। ये हिंज सपोर्ट है तो ये डिफ्लेक्टेड शेप इसकी कुछ ऐसे बनेगी, उसके बाद ये वाला है ये भी हिंज सपोर्ट है तो ऐसे कुछ डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी अगर इस डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है तो। और इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसे बनेगी कि यहाँ पे ये पैरेलल हो जाएगा इसके बीम के ही, स्लोप 0 हो जाएगा। और इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है वो भी कुछ ऐसे बनेगी कि फिक्स सपोर्ट जहाँ पे है वहाँ पे ऑब्वियसली रोटेशन नहीं होगा, थीटा नहीं होगा और हिंज सपोर्ट पे होगा। अब इस वाले मेंबर का अगर थीटा 1 है, इस वाले मेंबर का एंगल थीटा 2 है, इसका थीटा 3 है, इसका थीटा 4 है। ये जॉइंट है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो जॉइंट को हम रिजिड जॉइंट मानेंगे, और अगर ये जॉइंट रिजिड है तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 सेम होंगे चारों। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रिजिड जॉइंट है तो उस केस में मेंबर्स के बीच का एंगल चेंज नहीं होता है। इनिशियली मेंबर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री था, ये तो रोटेशन के बाद भी 90 डिग्री ही रहेगा। अब मैं बोलूं कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, जो नई पोजीशन है इन पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बना रही हूँ इस पे और इस पे, तो इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली थीटा 1 और थीटा 2 है वो सेम होंगे। इसी तरीके से नीचे भी यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बनाई है और एक मैंने टेंजेंट यहाँ पे बनाई है। अब मैं बोल रही हूँ कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस केस में थीटा 3 और थीटा 4 सेम होंगे। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रोटेट होगा रिजिड जॉइंट, तो हर एक मेंबर है वो थीटा से रोटेट होगा, हर एक मेंबर में रोटेशन आएगा वो सेम आएगा। अब कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनकी स्टिफनेस ज्यादा है, कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनकी स्टिफनेस कम है, तो कौन से मेंबर को रोटेट करने के लिए आपको ज्यादा मोमेंट चाहिए होगा। सेम अगर रोटेशन देना है तो जिसकी स्टिफनेस ज्यादा है उसमें मुझे ज्यादा मोमेंट देना होगा, और जिसकी स्टिफनेस कम है वहां पे कम मोमेंट चाहिए होगा। तो मोमेंट का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो रिलेशन हमने पीछे देखा ये होता है कि स्टिफनेस हर एक मेंबर की जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसमें मोमेंट जाएगा, और सारे मोमेंट मिला के किसके इक्वल होंगे, जो हमने एक्सटर्नल मोमेंट जॉइंट पे लगाया है उसके इक्वल है। कि कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा एक प्रिज्मेटिक मेंबर का, प्रिज्मेटिक बीम क्या है, वो सेक्शन जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सेक्शन सेम रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह
हुज फार एंड इज फिक्स्ड। तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो हमने एक यहाँ पे आपको बीम दिख रही होगी, एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम दिख रही है आपको, ये फिक्स्ड एंड है, ये वाला हिंज एंड है, हिंज सपोर्ट है। यहाँ पर अब अभी कुछ भी लोडिंग नहीं लग रही है तो फिक्स एंड पे रिएक्शन भी मोमेंट भी जीरो होगा। अगर इस पे मैं इस तरीके से कोई मोमेंट लगाती हूँ, इस तरीके से मैंने एक मोमेंट लगा दिया यहाँ पे एम, अब क्या होगा? इस एम के कारण फिक्स एंड पे कुछ मोमेंट आएगा जिसको मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन वगैरह लगा के सोल्व करके निकाल सकती हूँ। बट मैं चाह रही हूँ कि इसका स्टैंडर्ड एक केस बना दूं, क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि हिंज रेंज पे मैं मोमेंट कुछ लगा रही हूँ और फिक्स एंड पे उसका क्या मोमेंट आ रहा है वो मुझे चाहिए। तो फिक्स एंड के मोमेंट को मैं कैरी ओवर फैक्टर की फॉर्म में लिख देती हूँ कि हिंज एंड पे जो मोमेंट लगा है मल्टीप्लाई बाई एक कैरी ओवर फैक्टर, वो इक्वल आ जाएगा जो मेरा फिक्स एंड पे मोमेंट आ रहा है। यानी यहाँ पे जो मोमेंट आएगा उसको मैं लिख रही हूँ एम इंटू COF। और ये COF ये स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो इस वाले केस के लिए, ए वाले केस के लिए होगा 1/2 और उसी तरीके से बी वाले केस के लिए होगा 0। इनका यूज करेंगे आगे हम क्वेश्चंस में, तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बट हम इनको कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम एक वाले जो ए वाला केस है उसको मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ओ एम मोमेंट लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस पे मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे लिए है, बी बोल रही हूँ सपोर्ट को, और इस सपोर्ट को मैं ए बोल रही हूँ, आर ए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ए के अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट जीरो कर रही हूँ, सिग्मा एम ए जीरो। ये एम है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और आरबी के कारण जो मोमेंट आएगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो सबको प्लस ले रही हूँ। आरबी की डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव, मतलब जो लिया है उसके अपोजिट होगी, तो नेगेटिव आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा वो। तो ये होगा m इंटू COF। ए पर जो मोमेंट लग रहा है, ए पर रिएक्शन के कारण मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट से रिएक्शन पास हो रही है, प्लस RB इंटू L, और ये लेंथ है मेंबर की जो बीम की वो L है, प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा एक रिलेशन आ गया कि RB इक्वल होगा m1 प्लस COF पता ही है आपको, कैरी ओवर फैक्टर है, डिवाइडेड बाई L। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। अननोन है मेरे पास दो, मुझे m की फॉर्म में यह कह सकते हैं कि COF भी अननोन है और RB भी अननोन है। तो अब मुझे निकालना है, तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन हम क्या करते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में, कॉम्पिटिबिलिटी की इक्वेशन लगा देते हैं कि बी वाला जो सपोर्ट है उसमें नीचे से सपोर्ट है, उसमें हिंज सपोर्ट है, तो नीचे नहीं जा पाएगा आपका जो मेंबर है, वो ऊपर भी नहीं जा पाएगा। हिंज सपोर्ट में वर्टिकल जो भी मोमेंट है वो रिस्ट्रेन होगा। तो यहाँ पर इस वाले बी वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा। अगर मैं आरबी की डायरेक्शन ये है, अभी यही मान रही हूँ, मैं रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन बी पे जीरो कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा। रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन बी पे जीरो कर रही हूँ। बी पे डिफ्लेक्शन किसके कारण है? एम के कारण है और आरबी के कारण है, दोनों का डिफ्लेक्शन में जीरो के इक्वल कर रही हूँ। एम के कारण डिफ्लेक्शन क्या होगा? फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड है, और यहाँ पर अगर मोमेंट एम लगता है तो इसका थीटा होता है ml अपॉन 2EI, और इसका डिफ्लेक्शन होता है ml स्क्वायर अपॉन 2EI। इसी तरीके से अगर फिक्स एंड है और यहाँ पर मोमेंट P लग रहा है, फोर्स P लग रहा है, ये डिस्टेंस L है, तो इस केस में डिफ्लेक्शन होता है PL क्यूब अपॉन 3EI। तो वही मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हो जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 2EI। आरबी की वैल्यू माइनस है तो PL क्यूब अपॉन 3EI में लिखूंगी। पहले मैं आरबी की फॉर्म में लिख देती हूँ, आरबी L क्यूब अपॉन 3EI इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पे लिखा था इसको मिटाना पड़ेगा, हमें थोड़ी जगह बनानी होगी। ये चलो आगे अब हम करेंगे इसको सोल्व। यहाँ से मुझे पता चल गया कि आरबी मेरा इक्वल आएगा, इसको मैं फर्दर सोल्व करती हूँ, तो आरबी मेरा इक्वल आएगा वो 3/2 के इक्वल आएगा। एल क्यूब है, एल स्क्वायर डिवाइडेड में एल भी आएगा, एल क्यूब है और ये एल स्क्वायर है, एल क्यूब है तो यहाँ पे डिवाइड में एक एल बचेगा, ई से यही कैंसिल हो जाएगा, और आरबी की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो ये आरबी का यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव आएगा इस तरीके से। अब इस इक्वेशन को 2 को और इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेट करूं तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? 3/2 m/l माइनस का है, इधर वाला भी माइनस का है, 1 प्लस COF
डिवाइडेड बाई एल। यहाँ से 1 प्लस सी ओ एफ आपका इक्वल आ गया 3/2 के, और आपका पता चल गया कि सी ओ एफ वो 1/2 होगा। यानी इस केस में अगर मुझे हिंज्ड एंड पे जो मोमेंट लगा रही हूँ, इसको बोलते हैं नियर एंड, इसको बोलते हैं फार एंड। तो अगर हिंज्ड एंड है, एक एंड हिंज्ड है, दूसरा फिक्स है, तो हिंज्ड एंड पे मोमेंट एम लगाया तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मेरे फिक्स एंड पे मोमेंट आएगा वो m/2 आएगा। तो वैल्यू आपको याद रखनी है, आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वाले केस में कैरी ओवर फैक्टर है वो 0 होता है जब ये वाला सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में वो ही पूछा है जो पिछले क्वेश्चन नंबर 24 में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम। अब यहाँ पर हम स्टिफनेस को डिस्कस करेंगे, स्टिफनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। दो केस हम लेते हैं, एक तो ये वाला, दूसरा है कि दोनों एंड है वो हिंज्ड है। अब जैसे कि हमें पता होता है कि एम अगर हम लगाया, पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया फॉर्मूला कि कैंटिलीवर बीम है तो एम मोमेंट लगाया तो थीटा ml स्क्वायर अपॉन 2 ml EI आ रहा था, डिफ्लेक्शन ml स्क्वायर अपॉन 2 EI आ रहा था। तो हम इसको डिराइव कर देते हैं। मैं आपको एक एंड फिक्स्ड है वो वाला करके दे देती हूँ, फिर दूसरा वाला खुद कर सकते हो, नहीं तो याद रख लीजिए वो भी सफिशियंट होगा। तो बीम स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये है हिंज सपोर्ट और ये है फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे आपका मोमेंट एक्ट कर रहा है एम। अब मुझे चाहिए कि एक तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसी बनेगी, फिक्स एंड पे कोई स्लोप नहीं आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो ये ऐसे जाएगा। और उसके बाद हिंज सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन तो नहीं होगा बट स्लोप होगा यहाँ पर, और ये स्लोप है, ये एंगल है, ये थीटा है। हमें रिलेशन निकालना है एम और थीटा में। तो यहाँ पे दो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। प्रोप्ट कैंटिलीवर का एक केस है, बी है ये सपोर्ट और इधर वाला ए है। बी सपोर्ट पे क्या कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पे। अगर फ्री एंड होता तो डिफ्लेक्शन आता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आरबी के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है और एम के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो सेम है या अपोजिट साइन के हैं, इसलिए यहाँ पे रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन है वो 0 हो रहा है। आरबी की डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हो, मैं आरबी की डायरेक्शन ये मान रही हूँ। अब एम के कारण यहाँ पर जो स्लोप आएगा, एम के कारण अब यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कैसे होगा? जैसे कि ये वाला केस है, इसमें यहाँ पे एम लगता था तो उस केस में थीटा आपका होता था ml अपॉन EI, और जो डेल्टा जो डिफ्लेक्शन होता था वो ml स्क्वायर अपॉन 2 EI होता था। ये स्टैंडर्ड केस आपको याद होने चाहिए अगर फिक्स एंड है। और यहाँ पर अगर पॉइंट लोड लगता था तो उस केस में थीटा होता था PL स्क्वायर अपॉन 2 EI, और जो डिफ्लेक्शन होता था ये होता था PL क्यूब अपॉन 3 EI। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए, इनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे बी पे अगर मैं डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिख रही हूँ तो ये आ जाएगा आर बी एल, डिफ्लेक्शन लिख रहे हैं तो एल क्यूब अपॉन 3 EI प्लस एम एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन और 2 EI, और ये रिजल्टेंट मेरा 0 होगा। दोनों के कारण सेम ही डायरेक्शन में था तो मैंने प्लस करके 0 कर दिया। अगर मेरा ये आरबी है, अगर मेरा आरबी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी आरबी की डायरेक्शन मैंने जो अज्यूम करी है उसकी अपोजिट होगी। तो यहाँ से आरबी अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 m/l, ये माइनस साइन होगा यहाँ पे 3/2 m/l। थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ मैं ताकि आगे कुछ कंफ्यूजन ना हो, इज इक्वल टू माइनस 3/2 m/l। अब दूसरी हम एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ का एंगल है वो थीटा है। अब थीटा किसका रिजल्टेंट होगा? जो एम के कारण मोमेंट आ रहा है और आरबी के कारण मोमेंट आ रहा है, दोनों के कारण जो मोमेंट आएगा उसको मैं समेशन करके थीटा के इक्वल कर दूंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि जो रोटेशन है वो थीटा है। तो आरबी के कारण मोमेंट क्या आएगा? आरबी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI आरबी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI प्लस एम एल अपॉन EI इज इक्वल टू थीटा। एम आरबी की वैल्यू ये है मुझे पता है, मैं इसमें लिख सकती हूँ। तो माइनस 3/2 m/l 1/2 EI एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। हाँ ठीक है, हमने क्या किया, आरबी की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया है, बाकी एज इट इज रखा है, प्लस
ml अपॉन EI इज इक्वल टू थीटा। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ml बाहर ले लीजिए, अंदर आ जाएगा -3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा। EI तो रहेगा, तो ये 1 - 3/4 1/4 ml अपॉन 4 EI इज इक्वल टू थीटा। यानी थीटा रोटेशन के लिए जो मुझे मोमेंट चाहिए वो अगर m है तो 1 रोटेशन के लिए जो मुझे मोमेंट चाहिए वो m/थीटा होगा। तो ये m की वैल्यू क्या आ रही है, इस इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ कि m इक्वल होगा 4 EI थीटा अपॉन l। तो m/थीटा क्या हो जाएगा, 4 EI अपॉन l। और यही स्टिफनेस होता है कि यूनिट रोटेशन देना है, उसके लिए जो मुझे मोमेंट लगाना पड़ेगा वो 4 EI/l होगा। ये मैंने इस वाले केस के लिए डिराइव किया है। क्वेश्चन में जो पूछा है वो इस वाले केस के लिए पूछा है, तो सेम तरीके से आप इसके लिए निकाल सकते हो। बाकी निकालना आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, एग्जाम के आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑब्वियसली कोई डेरिवेशन तो आपसे एग्जामिनर पूछ नहीं पाएगा, तो सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए था कि इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो 3 EI/l हो गया। और ये सेकंड वाला जो केस है, मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 EI/l हो जाएगा। याद रखने का मैंने सिंपल बताया आपको कि फिक्स एंड होगा तो ज्यादा स्टिफनेस होगी, तो हमें ज्यादा मोमेंट जो मोमेंट है यूनिट रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग वो लगाना होगा। एक और यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, जो स्टैंडर्ड केस है यूज होता है, अगर इस तरीके का गाइडेड रोलर है, इस तरीके का गाइडेड रोलर है और ये हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर मोमेंट m और जो थीटा का रिलेशन बनेगा, इसका शेप कैसा बनेगा, डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, यहाँ पे तो थीटा आएगा और यहाँ जाके ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि ये रोलर है ऊपर शिफ्ट हो गया, बट यहाँ पर इसने रोटेशन अलाउ नहीं किया। यही प्रॉपर्टी होती है गाइडेड रोलर की। ये गाइडेड रोलर काफी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपकी ड्रॉर जो होती है टेबल के नीचे लगी होती है, उसको देखो आप उसको ऐसे खींचते हो बाहर निकल जाती है, क्या वो साइड में मूवमेंट करती है? नहीं। क्या आप उसको रोटेट करती हो? क्या ड्रॉर आपकी ऐसी है, क्या वो ऐसी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है गाइडेड रोलर का। उसी तरीके से गाइडेड रोलर होता है। तो इसने रोटेशन अलाउ नहीं किया, ये ऊपर चला गया, इस डायरेक्शन में इसने मूवमेंट अलाउ करी, बट रोटेशन अलाउ नहीं किया, तो शेप बनी वो कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही रहेगी बीम। और ये अगर थीटा होगा तो इस केस में इसकी स्टिफनेस जो होगी m/थीटा वो होगा आपका EI/l। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको भी हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। 3 ही स्टैंडर्ड केस हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो 28 में दिया है कि m है वो एक्सटर्नल मोमेंट है, वो नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम को रोटेट कर रहा है विदाउट ट्रांसलेशन, फार एंड बीइंग फिक्स्ड, यानी ये फिक्स्ड है, ये आपका यहाँ पे रोटेट कर रहा है और मूवमेंट नहीं, ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है। तो यानी कौन सा सपोर्ट होगा यहाँ पे, इसने बताया नहीं है कि हिंज सपोर्ट है, लेकिन लैंग्वेज में जो लिखा है उससे आपको समझ आ रहा होगा कि फार एंड जो है वो तो फिक्स्ड है और ये वाला है वो हिंज्ड एंड होगा, क्योंकि हिंज्ड एंड ऐसा है जो कि रोटेशन तो अलाउ करता है लेकिन वहां पर ट्रांसलेशन अलाउ नहीं करता है। ये यहाँ पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं करेगा। अब इस टाइप का केस है और आपसे पूछा है कि यहाँ पर अगर मोमेंट m लगाएं तो फिक्स एंड पे मोमेंट क्या होगा। तो फिक्स एंड पे जो मोमेंट होगा सेम डायरेक्शन का होगा और उसका हाफ होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है कि कैरी कौन सा था वो क्वेश्चन, आई थिंक 23 था, जिसमें हमने देखा है कि कैरी ओवर फैक्टर होता है वो 1/2 होता है। यानी अगर मुझे यहाँ का मोमेंट m पता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ का मोमेंट लिख सकती हूँ कि m/2 होगा, इस m के कारण यहाँ पे जो मोमेंट आएगा। तो m/2 इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी जो दोनों की सेम होगी, तो ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 2 कंडीशन होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एप्लीकेबल होने के लिए। डिफॉर्मेशन वो स्मॉल हो, जो ज्योमेट्री है उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हो रहे हैं स्ट्रक्चर की। दूसरा कि हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप है वो लीनियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शंस में, तो फर्स्ट में दिया मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ अगर ओबे नहीं कर रहा है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता है, और उस केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड नहीं होगा। तो 1 के केस में तो नहीं होगा। उसके बाद सेकंड में देखें टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज के केस में जो रिलेशनशिप होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में वो लीनियर ही होती है। अगर L लेंथ है
तो स्ट्रेन आएगा टी टेम्परेचर चेंज करने से वो एल अल्फा टी होगा, इस तरीके से होगा। ये आपका क्या है, जो डिफॉर्मेशन आया है वो स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन आपका इस केस में हो जाता था अल्फा टी, एल से इसको डिवाइड करेंगे तो डिफ्लेक्शन आया है, तो अल्फा टी आपका स्ट्रेन हो गया। और स्ट्रेस हम कैसे निकाल देते हैं, ई क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस निकालने के लिए ई को हम स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा स्ट्रेन है, तो ई अल्फा टी। तो यानी स्ट्रेस और टी के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर है, तो अभी भी लीनियर रिलेशनशिप है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है, एप्लीकेबल है। तो सेकंड के केस में तो हो जाएगा। थर्ड के केस में है कि सपोर्ट सेटलमेंट, तो सपोर्ट सेटलमेंट के केस में भी रिलेशनशिप लीनियर होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, दो यहाँ पर थ्योरम होती है जो हम यूज करते हैं, एक तो कैस्टिग्लियानो और दूसरा होता है मैक्सवेल। कैस्टिग्लियानो सिर्फ एक्सटर्नल लोड को कंसिडर करता है, कैस्टिग्लियानो अगर आप लगा रहे हो तो तभी एप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर चेंज नहीं है, सपोर्ट सेटलमेंट नहीं है, तो कैस्टिग्लियानो आप लगा सकते हो। बट अगर आपको एक्सटर्नल लोड है उसके साथ में टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है तो कैस्टिग्लियानो वाली इफेक्टिव नहीं होगी, मैक्सवेल वाली थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा डेप्थ में हम इन दोनों मेथड्स को अभी नहीं डिस्कस कर सकते, आगे फर्दर क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी तो वहां पे कर लेंगे। तो इन दोनों में तो एप्लीकेबल होगा, इसमें नहीं होगा, यानी आंसर करेक्ट होगा वो ओनली ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम के रिगार्डिंग इन दो जो टर्म दिए हैं डेल्टा आई जे और डेल्टा जे आई में क्या रिलेशन होगा। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम कहती है कि ये मेरा एक कोई कोऑर्डिनेट है आई, ये कोई कोऑर्डिनेट है जे। एक बार मैंने आई पे लोड लगाया और इसके कारण जे पे जो डिफ्लेक्शन आया वो मैंने उसको लिख दिया डेल्टा जे आई। दूसरी बार मैंने जे पे लोड लगाया और आई पे अब मेरा डिफ्लेक्शन आया, उसको मैंने लिख दिया डेल्टा आई जे, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बेटीज थ्योरम है उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये मैक्सवेल्स थ्योरम, तो दोनों इक्वल होंगे और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।